Hello, bachcho. Let's see this question. The question says three particles ABC of mass mole m each are joined to each other by massless rigid rods to form an equilateral triangle of side small a. Another particle of mass small m hits B with velocity v naught directed along BC as shown. The colliding particle stops immediately after impact. Calculate the time required by the triangle ABC to complete half revolution in its subsequent motion. तो हमारे पास थ्री पार्टिकल थे स्मॉल एम मास के, उसको मासलेस रोड से कनेक्ट किया गया है, उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। एंड क्या किया कि एक और स्मॉल एम मास को वी नॉट वेलोसिटी से ये बी पार्टिकल के साथ कोलाइड किया गया। लेट्स सपोज ये जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल था उसको हम बोल देते हैं फर्स्ट पार्टिकल। देन क्या होगा कि ट्रायंगल था वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें एक चीज गिवन है कि जी आफ्टर कोलाइजन, यानी कि कोलाइजन होने के बाद ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है एंड जो ये ट्रायंगल था वो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये ट्रायंगल अपना हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी एक ही है यहाँ पर पहला, यानी कि हम मैंने दोनों एंगुलर मोमेंटम एंड ट्रांसलेशन मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम दोनों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लिख दिया है। ठीक है, मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि बोथ आ गए लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ये हमारा जो पहला केस था उसमें जो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो लीनियर मोमेंटम से आ रहा था। ठीक है, उसके पास लीनियर मोमेंटम था। एंड जो सेकंड केस है यानी कि कोलिजन होने के बाद ये ट्रायंगल रोटेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है। राइट, तो हम क्या करेंगे कि पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, पूरे का पूरा सिस्टम का जितने भी पार्टिकल है उस पूरे का सिस्टम का P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होना चाहिए क्योंकि नेट फोर्स जीरो लग रहा है। P इनिशियल क्या था? P इनिशियल हमारे पास जो ट्राइंगल था ये वाला, ठीक है, उसका जो मास है ए बी एन सी, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, एंड जो फर्स्ट पार्टिकल था हमारा ये वाला वो वी नोट वेलोसिटी से आ रहा था। ठीक है, ये थी हमारी इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल में जो सिस्टम का मोशन होगा वो क्या होगा? तो वो होगा एम टाइम्स वी नोट, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस ट्राइंगल के सभी पार्टिकल का मोमेंटम, जो कि होगा जीरो क्योंकि वो रेस्ट पर है। तो फाइनल क्या हुआ? फाइनल में यहाँ पर नीचे ड्रॉ करता हूँ। फाइनल में ये जो ट्राइंगल था वो मोशन करने लगा। अब ट्राइंगल है उसके पास दो टाइप के मोशन हो गए। पहला तो वो अपनी एक्सिस यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन करना स्टार्ट कर देगा। लेट सपोज ये हमारा ए था, ठीक है, ये बी है एंड ये सी है। तो जो ट्राइंगल था उसके पास एक रोटेशनल मोशन भी आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में। एंड वो अपने जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन भी स्टार्ट कर देगा वीसीएम से। तो उसके पास दो मोशन आ गई, ओमेगा एंड वीसीएम, यानी कि रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। एंड जो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल था रेड वाला वो कंप्लीटली स्टॉप हो चुका होगा कोलिजन के बाद, तो यहाँ पर वो स्टॉप हो चुका होगा। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि फाइनल किसका मोमेंटम लेना पड़ेगा? ये तीनों पार्टिकल का, ए बी सी। ठीक है, एंड ए बी एंड सी पार्टिकल थे उसका जो ट्रांसलेशन मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सेम इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा थ्री टाइम्स, यानी कि टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स वीसीएम। तो वीसीएम की वैल्यू क्या मिली? वीसीएम की वैल्यू मिली वी नोट बाई थ्री। तो हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम फाइंड करेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा?
एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल होना चाहिए, यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम का एल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू पूरे का पूरा सिस्टम का एल फाइनल। तो देखो इनिशियली ट्राइंगल था, उसके पास कोई भी तरह का एंगुलर मोमेंटम नहीं था अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, हम जो कंजर्वेशन का लगाने वाले एंगुलर मोमेंटम का वो इस पॉइंट यानी कि ये जो ट्राइंगल था उसका सेंटर ऑफ मास के पॉइंट से रिस्पेक्ट में। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है मैं इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारी रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस एक्सिस है। एंड जो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो कुछ यहाँ पर था, वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा था। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है फॉर ट्रांसलेशन मोशन के लिए, तो एल इज कैन बी गिवन बाय एम वी आर परपेंडिकुलर, राइट। आर परपेंडिकुलर यानी कि वेलोसिटी एंड ये जो ओ पॉइंट है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है वो ये वाला है, ग्रीन वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट सपोज उसको हम बोल देते हैं आर परपेंडिकुलर, उसको हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी गिवन है ए। ठीक है, साइड ट्राइंगल की साइड की वैल्यू गिवन है ए, एंड यहाँ से यहाँ मैं एक सपोज ड्रॉ करता हूँ लाइन को, जिसको मैं बोल देता हूँ एल। क्योंकि हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये सेंटर से ये जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि पूरे का पूरा एंगल होता है कोई भी बाजू का वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो उसका हाफ कर रहा है ये एंगल का, वो क्या कर रहा है, दो डिवीजन कर रहा है दो पार्ट में, तो उसका हमें एक हाफ एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा, राइट। एंड यहां से ये पार्ट की दूरी होगी a/2, क्योंकि सेंटर होगा वो क्या होगा कि सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी एक बाजू पर, तो वो होगा a/2 जितना। तो अब हमें आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाएगी। क्या करेंगे, हम टेन थीटा का लो लगाएंगे, तो टेन थीटा होता है ऑपोजिट साइड यानी कि आर परपेंडिकुलर अपॉन नियर साइड की वैल्यू a/2। तो यहां से टेन थीटा यानी कि टेन 30 डिग्री होगा, राइट। तो बाजू में लिख देता हूं, यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी आर परपेंडिकुलर की। आर परपेंडिकुलर कैन बी गिवन बाय a/2 टाइम्स टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो हमारी आर परपेंडिकुलर मिल गया ऐसे, वो हमारे काम में आएगा। ठीक है, अब एल इनिशियली फाइंड करते हैं। एल इनिशियली सिर्फ फर्स्ट वाले पार्टिकल से ही मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल था वो इनिशियली रेस्ट पर था, तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा एम, उसकी वेलोसिटी वी नॉट, एंड उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो था हमारे पास a/2√3। ठीक है, सेंटर पॉइंट ओ से ओ के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एल फाइनल। एल फाइनल में क्या हो रहा है कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल था उसकी मोशन जीरो हो रही है, तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जीरो हो रहा है। बट जो ट्राइंगल था वो अपनी एक्सिस के आसपास घूमने लगता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो होगा आई ओमेगा, क्योंकि कोई भी अगर चीज रोटेट कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम उसका ओमेगा से गिवन होता है। ये हमें एम यू आर क्यों लिखा, एम यू आर हमने ऐसे उसलिए लिखा क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल था वो रोटेट नहीं कर रहा था, वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब आई कैसे फाइंड करोगे, तो हमारे पास ट्राइंगल है ऐसे, अब हम फाइंड करेंगे आई, क्योंकि हमें आई फाइंड करनी है, हमें चाहिए फाइनली ओमेगा की वैल्यू। तो यहाँ पर थे हमारे पार्टिकल्स ए बी एंड सी, इसका सभी का मास था एम। अब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट ओ, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो है ICM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्यों यहाँ पर ये, क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास उसके जियोमेट्रिकल पॉइंट पे ही होता है। तो जियोमेट्रिकल पॉइंट कह लो या फिर सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कह लो, दोनों सेम ही है, ये पॉइंट ओ। तो इसके अबाउट हमें ICM चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर डिस्क्रीट पॉइंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ एनी डिस्क्रीट पॉइंट वो गिवन होती है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारे केस में 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। हर एक पार्टिकल का मास
इनटू हर एक पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट ओ। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये वाला पोजीशन, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट ओ से। तो कैसे निकलेगा देखो, तो यहां से यहाँ की दूरी हमें पता है a/2 है, ये वाली दूरी, एंड ए एंगल पता है 30 डिग्री है। तो हमें चाहिए, बेसिकली हमें चाहिए हाइपोटेनियस, ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ एल। तो हमें नियर साइड पता है एंड हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो कोस थीटा का रूल लगा दो। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन एल। तो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू आ जाएगी कोस a/2 अपॉन कोस 30, राइट। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3/2। √3/2 यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास फाइनली मिलेगा a/√3, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आईसीएम फाइंड कर सकते हैं। आईसीएम इज इक्वल टू m1 की वैल्यू है m, उसका ओ पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि a/√3 का स्क्वायर, प्लस सेम आएगा m अपॉन a बाई सेकंड पार्टिकल के लिए, ठीक है, एंड थर्ड पार्टिकल के लिए भी सेम आएगा, क्योंकि सारे का सारा मास सेम है एंड ओ से डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि सेंटर पॉइंट है ओ। तो यहाँ पर आईसीएम की वैल्यू मिली, वो मिली हमें, इसको सोल्व करेगा तो आएगा m²। ये जो आईसीएम है उसको मैं ये वाले में इक्वेशन है उसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, उसको मैं पुट कर दूंगा। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो ये हमारे पास फाइनली मिलेगा mv0 टाइम्स a/2 √3, यहाँ पर आएगा a/2 √3, एंड आई की वैल्यू क्या मिली, m² इंटू ओमेगा। अब m से m कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू v0 अपॉन 2√3 इंटू a। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि जब ट्राइंगल हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तब टाइम कितना होगा। तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ओमेगा हो तो हम उसको एवरेज जो इक्वेशन होता है उससे भी लिख सकते हैं, यानी कि थीटा अपॉन टी। ये ओमेगा का सेकंड इक्वेशन है कि अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा हो, उसको टी टाइम जितना वक्त का लग रहा है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे केस में थीटा क्या है, थीटा है पाई, क्योंकि हाफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, पाई होता है ना थीटा डिग्री। तो उस वक्त टाइम कितना होगा तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई ओमेगा। तो इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट कर दो सारे के सारे। तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, थीटा की जगह पाई, एंड ओमेगा, ओमेगा ऊपर से ले लो v0, एंड यहाँ पर बचेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू a सेकंड। So the final answer of the question is that time taken by the triangle to complete half revolution is pi times 2 under root 3 times a upon v0. I hope you understood it well. Best of luck.